कैसे हो आप सब। कल हमने रूल नंबर 8 तक देख लिया था। आज हम रूल नंबर 9 से शुरू करते हैं। आज हम नाउन के टॉपिक को इस बुक से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कुछ ही रूल्स बचे हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। रूल नंबर 9 है जो कि कहता है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद एस। अब आगे जो बात होगी वो एपोस्ट्रॉफी के यूज़ को लेके होगी, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एपोस्ट्रॉफी लगती है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम एपोस्ट्रॉफी विद एस नॉन लिविंग थिंग के केस में नहीं लगाते हैं। वो किस केस में लगाएंगे? जब लिविंग थिंग, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट या पर्सोनिफाइड नाउन की बात चल रही होगी। याद रखना, नॉन लिविंग थिंग के केस में एपोस्ट्रोफी विद एस नहीं आएगा। अब इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पहला है द टेबल्स वुड, जो कि पूरी तरीके से गलत है क्योंकि हमने अभी अभी क्या देखा है, हमने यहाँ पे अभी भी एग्जाम्पल देख लिया कि नॉन लिविंग थिंग के साथ में एपोस्ट्रोफी विद एस नहीं आता है। तो यहाँ पे टेबल्स वर्ड नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? द टेबल ऑफ वुड। द टेबल ऑफ वुड, ये सेंटेंस ठीक हो गया टेबल्स वुड की जगह पे। सेकंड एग्जांपल कह रहा है बॉयज हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉयज हैंड उसका पोजेशन है। पोजेशन यानी कि उसका है, लड़के का है। टाइम्स मार्च, टाइम की भी बात करिए यहाँ पे देखो। अ किलोमीटर्स जर्नी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो डिस्टेंस की बात की है। अगला है अ रुपीज़ वर्थ, पैसे की, रुपी की, वर्थ कीमत, है ना। तो रुपीज़ वर्थ यहाँ पे कहीं, ये देखो अमाउंट है ना, अमाउंट के बारे में बात की गई है, उसका पोजीशन शो कर रहा है। आगे अ नाइट्स जर्नी, नाइट्स जर्नी, जर्नी कब? रात के समय की जर्नी। ठीक है। अब मीटर्स लेंथ, डिस्टेंस की बात करी फिर से, लेंथ कैसी? अब मीटर, मीटर में है लेंथ। आगे नेचर्स लॉ, यहाँ पे पर्सोनिफाइड नाउन का यूज़ हुआ है। किसका लॉ? नेचर का लॉ। ठीक है, तो पर्सोनिफाई किया गया है नेचर को। देखो अब वीक्स हॉलीडे, कितना, कितना, एक हफ्ते का। कितनी छुट्टी है? एक हफ्ते की छुट्टी है, तो अब वीक्स हॉलीडे। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पोजेशन दिखाते हैं या फिर हम बताते हैं किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ का कनेक्शन शो करते हैं, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी आती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? अपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग के साथ में नहीं आती है। लिविंग थिंग्स और बाकी जो जो हमने देख लिए हैं, जैसे कि लिविंग थिंग हो गई, टाइम हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस, अमाउंट, पर्सोनिफाइड नाउन, इन सब के साथ आता है अपोस्ट्रोफी। आगे और देखते हैं किस किस के साथ आता है। अब देखो बी क्या कहता है, बी कहता है टू नाउन्स इन द पोजेसिव केस प्लूरल फॉर्म व्हेन apostrophe with s is used with one noun it express singular form। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे कहता है कि अगर एपोस्ट्रोफी दो की जगह एक के साथ लगी है, तो यहाँ पे जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो वो उन दोनों से कनेक्टेड है, दोनों से कॉमनली कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। अब इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है शीला एंड रोहित्स फादर, किसके फादर हैं? शीला और रोहित दोनों के पिता हैं। शीला और रोहित दोनों के पिता हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शीलास रोहित्स फादर नहीं आया है, और यहाँ पे सिंगुलैरिटी दिखाई है फादर में, प्लुरैलिटी नहीं दिखाई। जब एपोस्ट्रोफी दोनों के साथ होगी, शीला के भी और रोहित के भी साथ, तो उसके साथ जिसका कनेक्शन की बात चल रही होगी, जिस जिस चीज़ से कनेक्टेड होंगे वो प्लूरल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है फादर, क्योंकि दोनों के सेम फादर हैं, दोनों के फादर की बात चल रही है। ठीक है। जब लास्ट वाले पे एपोस्ट्रोफी लग जाए दो में से, तो यानी कि जिस चीज़ की भी बात चल रही है वो इन दोनों के लिए कॉमन है। अब अगले वाले से हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे वो कह रहा है शीलास एंड रोहित्स फादर्स आर मीटिंग टुडे, यानी कि शीला के और रोहित के दोनों के जो पिता हैं आर मीटिंग टुडे, दोनों के पिता मिलने वाले हैं आज। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग पिता हैं, इसलिए फादर्स आया है, और साथ में दोनों पे अलग अलग एपोस्ट्रोफी आई है। ऊपर क्या था? शीला एंड रोहित फादर, पिता दोनों के सेम थे, इसीलिए एपोस्ट्रोफी दूसरे वाले पे लगी है, पहले वाले पे नहीं लगी। अगर पहले वाले पे लग जाती तो इसका मतलब दोनों के पिता की बात चल रही होती और फादर के साथ क्या आ जाता? ऐसा आ जाता। यहाँ पे एक ही फादर थे, इन दोनों के कंबाइन, दोनों के सेम फादर हैं, फादर सेम होने की वजह से लास्ट वाले पे अपोस्ट्रोफी लगी और फादर सिंगुलर होंगे। बात क्लियर होगी होगी आगे बढ़ते हैं। देखो, विद कंपाउंड नाउन्स apostrophe with s should be added only with the last word,
यानी कि जो एपोस्ट्रॉफी होगी वो लास्ट वर्ड के साथ जुड़ती है कंपाउंड नाउन्स में। कंपाउंड नाउन्स जैसे कि जो दो वर्ड से मिलके बने हो। यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू देखें, मदर इन लॉस बिहेवियर। मदर इन लॉ, मदर और लॉ दो अलग अलग वर्ड यूज हुए हैं, और हमने एपोस्ट्रॉफी लास्ट वाले के साथ लगाई है। कंपाउंड नाउन में हमने यहाँ पे पढ़ा है लास्ट वर्ड के साथ लगती है। एपोस्ट्रॉफी विद एस हमने लास्ट वाले वर्ड के साथ ही लगाई है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सही है। अगले वाले में मेड सर्वेंट सब्सटेंस बिल्कुल सही है, दो वर्ड्स मिलके बना है और साथ ही एपोस्ट्रॉफी लास्ट वाले के साथ लगी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। समझ आ गई बात। जब कंपाउंड नाउन की बात करेंगे उस केस में लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी आएगी, आगे वाले के साथ नहीं आएगी, याद रखना ये बात। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ये जो वर्ड्स होंगे जो कंपाउंड नाउन होंगे उनको प्लूरल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है मदर इन लॉ, एक सेकेंड से यहाँ पे है, यहाँ पे है मदर इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ, अगर मुझे प्लूरैलिटी दिखानी है कि ज़्यादा मदर इन लॉ है, एक इंसान की कई सारी मदर इन लॉ है, तो उसमें मैं कैसे दिखाऊंगा, उसको दिखाने के लिए हम बोल देंगे मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ, देखो यहाँ पे एस लगा दिया, प्लूरैलिटी आगे वाले वर्ड में शो होती है, और एपोस्ट्रॉफी यानी कि पोजेशन लास्ट वाले वर्ड में लगता है, ठीक है। बात समझ में आई। प्लूरैलिटी आगे वाले वर्ड में लगती है और एपोस्ट्रॉफी लास्ट वाले वर्ड में लगता है कंपाउंड नाउन में। जैसे मदर इन लॉ को हम क्या बना सकते हैं, यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा, मदर्स इन लॉ। लेकिन अगर मदर इन लॉ के बारे में कोई बात चल रही है, जैसे यहाँ पे मदर इन लॉस बिहेवियर, बिहेवियर के बारे में बात चल रही है, अगर किसी इंसान की बहुत सारी मदर्स इन लॉ है, उस केस में पहले तो हम बनाएंगे मदर्स इन लॉ, साथ में एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे लास्ट वाले पे, लॉस कर देंगे उसको, मदर्स इन लॉस बिहेवियर, क्योंकि बहुत सारी क्योंकि कई उसकी मदर इन लॉ हैं और साथ में उनकी बिहेवियर की बात चल रही होगी, तो जहाँ बिहेवियर की बात चल रही है, बिहेवियर किसका, मदर्स इन लॉस का, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी आ जाएगी लास्ट में, और स्टार्टिंग में प्लूरलिटी के लिए मदर के साथ में एस लगा देंगे। आगे बात समझ में, आई होप आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। Pronouns are written by omitting apostrophe but s is added, यानी कि जब प्रोनाउंस की बात चल रही होगी उस केस में एपोस्ट्रॉफी को हटा दिया जाएगा लेकिन एस रहेगा। एपोस्ट्रॉफी यानी कि ये जो साइन होता है छोटा सा, इस साइन को हटा देंगे लेकिन एस रहेगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, योर्स ट्रूली, इसने यू को क्या कर दिया, योर्स कर दिया, किससे कनेक्टेड है, ट्रूली से कनेक्टेड है, तो यू का योर्स कर दिया। हर का हर्ष कर दिया, हर्ष का हमने पोजीशन कैसे दिखाया है, उसको हर्ष बना के, ठीक है। कहीं पे हर्ष लिखा हो तो ये मत सोचना गलत है, नहीं, क्या पता वहाँ पे पोजीशन शो कर रहा हो। एपोस्ट्रॉफी है, नहीं लगी है, लेकिन उसका जो एस होता है एपोस्ट्रॉफी के साथ वाला वो लगा हुआ है, तो कोई कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। और तरीके क्या होते हैं, आर्स होता है, देयर्स होता है, इट्स कलर, इट्स कलर, यहाँ पे इट इज नहीं कह रहा, इट्स कलर, यानी कि कलर किसका, उसका, पोजीशन शो कर रहा है इट्स कलर। जब तुम किसी के कलर की बात कर रहे हो, इट्स कलर यानी कि उसका कलर, उससे कनेक्टेड है वो कलर। अब यहाँ पे एक और है, इट इज़, एक इट्स हम ऐसे लिखते हैं जिसमें एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो यहाँ पे मतलब होता है उस इट इज़ का, इट्स का, इट इज़, इट इज़, यहाँ पे इट इज़ नहीं है इसका मतलब, यहाँ पे इट्स है, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, दोनों मैंने लिखे हुए यहाँ पे साइड में एग्जाम्पल के लिए। पहला वाला एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स, इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि द डॉग हर्ट इट्स पो, कुत्ते ने अपने खुद ही के जो पंजा है उसको हर्ट कर दिया, हर्ट इट्स पो, इट्स पो, इट्स आई टी एस, ये आई टी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है, इट इज़ नहीं है, इट्स पो, उसका है पंजा, किसका है, उसी का है, अपना पोजीशन है, उसी का बॉडी का पार्ट है, तो इट्स आएगा। लेकिन कहीं पे अगर इट इज़ लिखा है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो वहाँ पे सिंपल इट इज़ यूज़ हो रहा है। जैसे कि he misplays his watch but he think it is in car। अब हो सकता है आप लोगों को साफ ना दिख रहा हो थोड़ा, मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है, he misplays his watch but he thinks it is in the car।
उसने अपनी वॉच को भूल के कहाँ रखा है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो कार में पड़ गया है, इट इज़ इन द कार। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल इट इज़ यूज हुआ है। इट्स एपोस्ट्रॉफी वाला पोजेशन वाला इट्स नहीं है, ये नॉर्मल वाला। आगे बढ़ते हैं। Possessive case is indicated by apostrophe without s after plural nouns or words ending with s। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो possessive case जहाँ पे कुछ plural nouns या फिर वो words जो कि end होते हैं s से, उनके साथ में s नहीं लगता लेकिन apostrophe आती है। कैसे आती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जॉन कीट्स पोएम, जॉन कीट नाम है इंसान का, कीट के बाद एस है उसके साथ में, उसके नाम के एंड में एस लगा है टी के बाद। तो अगर एस ही लगा है, ऑलरेडी लगा है, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और छोड़ देंगे, बस वही आंसर होगा। अगर एस है या फिर प्लूरल नाउन है यानी कि एस लगता है उनके साथ में, तो वहीं पे एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे। समझ आई बात। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स, अब गर्ल्स है, ऑलरेडी गर्ल्स है, तो उसके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगाएंगे, वहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे, ये सही होगा। ठीक है, केवल एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे, ये सही होगा। जैसे कि यहाँ पे है गर्ल्स कर रखा है, गर्ल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा रखी है, उसके साथ एस नहीं लगाया गया है। ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखनी है। डिकन्स नॉवल, एस है ऑलरेडी उसके, डिकन्स के एन के साथ एस है, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ रखा है, एस नहीं ऐड किया गया अलग से। जीसस से कालिदास वर्क, तो जिनके साथ एस है ऑलरेडी या साउंड आती है इसकी, उनके साथ में एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया जाता है। अगला रूल क्या कहता है, एल्स कंबाइंड विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि somebody, anybody, nobody, anyone, no one, जितने भी ये होते हैं इन सब के साथ में इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनके साथ में पहली बात है एपोस्ट्रोफी एस आता है। ठीक है, अगर मैं कहीं लिखूं somebody, इसके साथ एपोस्ट्रोफी आती है। somebody's बैग, तो एपोस्ट्रोफी आती है, किसी का बैग है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर अगर एल्स लगा दिया जाए इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ में, ये जो हैं, ये जो हैं इनके साथ में एल्स लगा दिया जाए, उस कंडीशन में ये somebody's की जगह पे हो जाएंगे somebody else's, ये हो जाएंगे somebody else's। उस समय पे एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी आएगी, इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ में नहीं आएगी। समझे, याद रखनी है ये बात, सिंपल सी बात है। एक नॉर्मल सा रूल है कि अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है उनके साथ में एपोस्ट्रोफी आता है, लेकिन अगर एल्स आ गया उनके साथ में, एल्स लगाना पड़ा है, तो याद रखना अगर एल्स लगा है इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ में, somebody else's होगा, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी आ जाएगी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। The correct expression whose else should be used in place of the wrong expression who else's. However, who else is correct. यानी कि ये कह रहे हैं whose else लगाना चाहिए हमें who else's की जगह पे। ऊपर हमने क्या देखा, indefinite pronouns जो होते हैं somebody, someone, no one, anyone, ऐसे ये सारे होते हैं, इनके साथ में अगर else आ जाए तो else's हो जाता है। ठीक है, इनके साथ नहीं आता, else's के साथ हो जाता है, एपोस्ट्रोफी else के साथ लग जाती है। लेकिन who के केस में अगर who else's कहीं लिखा है तो वो गलत है, हु एल्स सही होता है, हु एल्सिस नहीं होता है। और हु एल्स यानी कि अगर हमें पोजेशन दिखाना है हु के साथ में, तो उसका बन जाता है हुज एल्स, हु एल्सिस करने की जरूरत नहीं है हमें, वो हु एल्स हो जाता है। ये देखो, हु एल्सिस की जगह पे क्या हो जाएगा, हु एल्स हो जाएगा। और हु एल्स अपने आप में ठीक है, उसको एल्सिस करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं पे अगर हमें हु एल्स बोलना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, हुज एल्स। ये करेक्ट फॉर्म है इसकी, पोजेसिव फॉर्म है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखिए हु और कन्वर्टेड इनटू पोजेसिव हुज। हु किस में कन्वर्ट होता है, हुज में कन्वर्ट होता है पोजेसिव केस में। कुछ एग्जांपल हैं, इनके थ्रू समझते हैं। दिस इज़ नॉट माई बुक, दिस इज़ समबडीज एल्स। समबडीज एल्स गलत है। ऊपर अभी अभी हमने रूल देखा है, क्या देखा है, यहाँ देखो, ये रहा समबडी एल्सिस हो जाएगा, जब एल्स आ जाता है तो बन जाता है समबडी एल्सिस। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है somebody's else, गलत है, एपोस्ट्रोफी आएगी else के साथ। ठीक है, else's हो जाएगा somebody else's। who else is coming, who else, who else सही है, who else is coming बिल्कुल सही है। क्यों, अगर ये होता who
एल्सिस, तो वहाँ पे क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि हु का अपस्ट्रॉफी क्या बन जाती है, हुज एल्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हु एल्स है, हु एल्स में क्या दिक्कत है, हु एल्स भी ठीक था, तो हु एल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हु एल्स आता है, सही होता है अपने आप में। लेकिन हु एल्सिस नहीं होता है, ये देखो हु एल्सिस, इसकी जगह क्या आएगा, हुज एल्स, ठीक है, इसकी जगह आएगा हुज एल्स। चलिए, ये भी समझ आ गया। अगला रूल कहता है, टू एडजेक्टिव्स डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन आर कंसिडरिंग प्लूरल एंड आर यूज विद प्लूरल वर्ब्स। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर दो एडजेक्टिव डिफरेंट मीनिंग से डिनोट कर रहे हैं सेम नाउन को, उस सिचुएशन में कैसा वर्ब लगेगा, ये देखो प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कल्चर एंड सोशल लाइफ इन इंडिया, कल्चर एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग, इज नहीं आया, इज नहीं आया, आ रहा है, आर चेंजिंग, इन इंडिया इज चेंजिंग। सुनने में तो अच्छा लगता है इज चेंजिंग, लेकिन गलत है भाई, क्योंकि कल्चर एंड सोशल लाइफ डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग है। क्वालिफाई द सेम नाउन, सेम नाउन के बारे में बता रहे हैं, इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का कल्चर और सोशल लाइफ इज चेंजिंग, गलत हो जाता, आर चेंजिंग होना चाहिए, आर चेंजिंग सही है, इज चेंजिंग इज गलत, ठीक है। ये लिखा है प्लूरल वर्ब जब डिफरेंट मीनिंग बताएं सेम नाउन के बारे में। अगला समर एंड विंटर वेकेशंस, वेकेशन इज नहीं है, आर आएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है। समर एंड विंटर दोनों अलग अलग हैं, वेकेशन आर कंपलसरी इन आर स्कूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म्स, यानी कि अगर नाउन आगे भी है, नाउन पीछे भी है, सेम प्रीपोजिशन है बीच में, सेम नाउन आ रहा है, उस कंडीशन में दोनों क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। कैसे, यहाँ देखो ऐसे, वर्ड फॉर वर्ड, आर फॉर आर, डोर फॉर डोर, ठीक है। यहाँ पे दोनों नाउन, यहाँ पे भी दोनों नाउन, और यहाँ पे भी जो दोनों नाउन है, ये सिंगुलर रहेंगे, क्योंकि ये सेम है और बीच में एक प्रपोजिशन है। और रूल में क्या है, कैसी फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है, तो याद रखना आर्स फॉर आर नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड्स नहीं होगा, या डोर्स फॉर डोर्स नहीं होगा। चलिए आगे। अगला रूल कहता है द यूज ऑफ फ्रैक्शंस 1.5 years आर वेस्टेड। जब हम पूरे फ्रैक्शन की बात करेंगे, 1.5 year, 1.5 year एक साथ पूरे फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। कैसा, प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन को अलग अलग बताएं, जैसे अ ईयर एंड हाफ, अ ईयर एंड अ हाफ, तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, उस केस में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जो कि यहाँ पे हमने लगा रखा है सेम चीज, जैसे 1.5 आर, यानी कि पूरे फ्रैक्शन की बात की है, उस सिचुएशन में हमने आर लगा दिया। एन आर एंड हाफ, यानी कि फिर से हमने फ्रैक्शन को अलग अलग बताया है, इज लगाएंगे इसके साथ में, सिंगुलर, समझे। पूरा बताएंगे तो प्लूरल होगा, अलग अलग करके फ्रैक्शन को बताएंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। चलिए अगला, रूल नंबर 13, ये क्या कहता है कि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको बताया कैसे इनको प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर किसी ने इन वर्ड्स को नहीं पढ़ा है तो उसको इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि जनरली हम सही प्रोनाउंसिएशन कई वर्ड्स का नहीं करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ऊपर हमने देखा था रूल, प्लूरैलिटी, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो पहले वाले वर्ड के साथ लगाते हैं एस, लास्ट वाले के साथ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, पहले वाले के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, प्लूरल दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए लास्ट वाले के साथ एस लगाते हैं, और एस एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। देखो मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, लॉकर ऑन, लॉकर्स ऑन, पासर बाय, पासर्स बाय, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, मुसाफिर राहगीर बोलते हैं से पासर बाय, पासर्स बाय,
मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, जैसे कमांडर इन चीफ था, मदर्स इन लॉ। मैन सर्वेंट, MEN सर्वेंट्स। एक और रूल होता है कि जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं उस कंडीशन में चाहे मैन या वुमेन हो, तो मैन का बन जाता है MEN, और वुमेन क्या बन जाता है वुमेन। ठीक है, और साथ में उसके साथ जो भी प्रोफेशन होगा वो उसके साथ भी एस लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट्स हो गया, और MEN का क्या हो गया, MEN हो गया। याद रखना ये भी चीज़ कि प्रोफेशन का एस लग जाता है प्रोफेशन की कंडीशन में। वुमेन सर्वेंट तो MEN हो गया, WOMEN, और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया। प्रोफेशन के केस में ऐसे ही होता है। अगला देखते हैं, आगे है MA का एमेज, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, डेटम का डेटा, डेटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। मीडियम का प्लूरल मीडिया, फोरम का फोरम्स या फोरा, स्टेडियम का स्टेडिया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। देखो, क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म है, क्राइटेरियन सिंगुलर फॉर्म है। फिनोमिनन का फिनोमिना प्लूरल फॉर्म है, फिनोमिनन सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है। फॉर्मूला सिंगुलर फॉर्म है, फॉर्मूले प्लूरल फॉर्म है। ओएसिस सिंगुलर, ओएसिस प्लूरल, ई लग गया, आई की जगह ई लग गया। आगे लेक्यूना, लेक्यूने, एराटम, एराटा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, एल्यूमिनस, एल्यूमनी, स्लेबस, स्लेबी, एटेंडम, एटेंडा। ठीक है, आई होप समझ आ गए होंगे सारे वर्ड, सबका मतलब भी समझ आ गया होगा। और ये सारे वर्ड याद करने ज़रूरी हैं, याद करने ज़रूरी हैं, देखने नहीं, समझने नहीं, याद करने ज़रूरी हैं। क्योंकि इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाएगा, अगर भूल गए कि प्लूरल फॉर्म क्या है, सिंगुलर फॉर्म क्या है, तो वहाँ पे चूक जाओगे, वहाँ गलती हो जाएगी। तो यहाँ हमारा नाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे रूल मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। जो जो मैंने समझाया है पूरा चैप्टर एक बार देखने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस करो, केवल प्रैक्टिस करो और नाउन सही हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, GS के लिए भी हम वीडियोस डालेंगे, धीरे धीरे मैं वीडियोस डालता रहूँगा। अभी इंग्लिश कंप्लीट हुआ है एक चैप्टर, नाउन कंप्लीट हो गया, मैथ्स का भी चलता रहेगा, साथ साथ में GS का भी चालू हो जाएगा।